हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। लॉकडाउन के अंदर सारे के सारे अपने घरों में और सेफ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में। दोस्तों, मैं आपके लिए जो क्लास लेके आया हूं वो अपने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान कंटिन्यू करेंगे अपन। अच्छा, राजनीतिक विज्ञान के 2 वीडियो अपने आ चुके हैं, ठीक है, जिसके बारे में दोस्तों अपनी क्लास हमेशा ऐसी चलेगी कि पहले वाले वीडियो में पहले वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है और फिर आगे अपन कैसे बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करते हुए फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिस्कस करने से पहले बताऊंगा, दोस्तों अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ इतना अच्छा क्वालिटी मैटर मिलने वाला है जिसकी आप खुद उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि उनको भी इस चीज का क्या मिल सके, फायदा मिल सके। कर भला होत भला वाली जो थ्योरी है उस पर चलना है अपने को, ठीक है। अब देखिए, अभी तक क्या पढ़ा था वो मैं डिस्कस करता हूं। 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है और अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो अपन ने किया था जो भारत का संविधान है उसके संवैधानिक चरण, ये टॉपिक अपन ने क्या किया था दोस्तों, स्टार्ट किया था इसके अंदर। अच्छा, इसमें मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि 1773 से 1600 के अंदर क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राज हो गया था, जो चला था अपने कब तक, 1858 तक। किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था भारत पर। फिर उसके बाद में 1858 से 1947 तक किसका राज रहा? अपने ब्रिटिश ताज यानी क्राउन, यानी कि ब्रिटिश का जो सम्राट होता था अपने इंग्लैंड का, उसका राज रहा था। ये वाली चीज चली थी अपने। अच्छा, सबसे पहला एक्ट देखा था अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। फिर देखा था अपने 1773 के बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। फिर इसके बाद देखे थे 3 चार्टर एक्ट, 13, 33 और 53। और फिर ये देख लिया था 1858 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके अंदर क्या किया गया था, कंपनी से सारी की सारी शक्तियां किसको हस्तांतरित कर दी गई थी? ब्रिटिश सम्राट को, ठीक है। फिर यहां से आता था ब्रिटिश सम्राट अस्तित्व में, जिसके 1858 वाला भारत परिषद भारत सरकार अधिनियम देख लिया था अपन ने। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देख लिया था अपन ने और 1892 का भारत परिषद अधिनियम देख लिया था। अब दोस्तों अपन बढ़ते हैं इसके अंदर अगले। मैं आपको दोस्तों जो आगे वाले जो 3 अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैं बताऊं, एक जो चीज कंफ्यूज होती है आपको, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और इसको दोस्तों कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये क्यों कहते हैं, ये जब अपन पढ़ना शुरू करेंगे अभी तब मैं इसके बारे में आपको बताता जाऊंगा, तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कि भारत के संविधान में 1/3 चीजें, सॉरी 2/3 चीजें कहां से ली गई अपने 1935 के संविधान से, एस जो अधिनियम था उससे ऐसी कैसी कॉपी पेस्ट की गई है, क्या क्या की गई है वो भी सारी अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक की चीज दोस्तों अपने क्लियर कर ली थी अपन ने। अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन लेते हैं अपना 1909 का भारत सरकार अधिनियम। अच्छा, इसको मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको, क्या नाम कहते हैं इसको? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? दोस्तों याद करो, मैंने आपको बताया था कि 1858 का जो अधिनियम आया था उसके अंदर भारत सचिव यानी भारत मंत्री करके पद सृजित किया गया था, और पूरा का पूरा जो शासन था ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होता था व्यक्ति, और पूरा का पूरा शासन भारत का कौन देखता था? वही व्यक्ति देखता था, कौन? भारत सचिव। तो दोस्तों उस टाइम जो मार्ले था ना वो था भारत सचिव, वो कौन था? भारत सचिव। अच्छा, और भारत सचिव कहां बैठता था? लंदन के अंदर। लेकिन यहां पर वो किसको ऑर्डर देगा कि वो उसको फॉलो करवा ले? तो वो होता था कौन? वाइसराय। पहले था गवर्नर जनरल, फिर उसको क्या नाम दे दिया गया था? वाइसराय। दोस्तों मिंटो उस टाइम भारत का था वाइसराय।
मिंटो उस टाइम क्या था, भारत का वायसराय। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कि मार्ले कौन था, उसका क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 1909 के भारत सरकार अधिनियम के तहत के समय भारत सचिव या भारत मंत्री कौन था, तो मार्ले। वायसराय तो मिंटो। याद रहेगी आपको कहानी? अच्छा ठीक है। अब उसके बाद कि ये जो है कौन सी समिति की सिफारिश पर आया था, तो दोस्तों सर ए एरुलैंड समिति की सिफारिश पर लाया गया था। सर ए एरुलैंड समिति की सिफारिश पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और क्या बन गया कि कौन सी समिति, तो ए एरुलैंड समिति। याद रहेगी आपको कहानी? अच्छा अब देखो मेरी बात सुनना, वो अपने लिखने वाली चीज नहीं है, लिखने वाली इसलिए नहीं, आरएस मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी आप सिंपल सुन के याद रख सकते हो। अगर देखिए दोस्तों, पढ़ाई करते समय अपने को दिमाग को इतना ओपन रखना है कि चीजें घुसती जाए घुसती जाए घुसती जाए। अगर दिमाग को संकीर्ण करोगे तो चीजें नहीं घुसेगी। देखिए सुधार, देखिए भाई कोई भी चीज आगे आने का मतलब है कि उससे पीछे कोई गड़बड़ हुई होगी तो सुधार के लिए वो लाएगा। तो सुधार था, मार्ले मिंटो सुधार। क्या गड़बड़ हुई है देखिए दोस्तों, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, जिसने अलग से पृथक निर्वाचन वगैरह की मांग रखनी शुरू कर दी थी। दूसरी बात, भारतीयों में असंतोष था, जिसको भी क्या करना था, कम करना था। तीसरी बात, 1892 का जो एक्ट था उसको आए हुए काफी दिन हो गए, तो सुधार की जरूरत भी थी। नरमपंथी जो थे उस टाइम, नरमपंथी और धर्मपंथी दो दल थे। नरमपंथियों को हम अपने पक्ष में, क्योंकि नरमपंथी ऐसे थे कि उनको लगता था कि अगर मान लो कि ब्रिटिश सरकार कोई सुधार कर रही है, भले उन पर राज कर रही थी, वो चलता है लेकिन सुधार कर रही है, तो वो क्या कर देते थे, उसको सहमति देते थे। हाँ चलो ठीक है, सुधार तो कर रही है कुछ ना कुछ। तो ये कुछ है इसके कारण हुए थे। ठीक है, कारण में अपने को ज्यादा नहीं जाना है, अपने को मेनली ये चीज देखनी है कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो दोस्तों आप समझो इसमें प्रावधान क्या क्या थे। पहले देखो परिवर्तन, मैं आप टेबल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। परिवर्तन देखो दोस्तों, जो चेंज किए गए थे वो दो जगह होते थे। एक तो गृह सरकार, गृह सरकार दोस्तों उस टाइम जो कहते थे अपन कहते थे लंदन के अंदर, जो भारत सचिव था ना उसके अंदर। ठीक है, और एक होती थी दोस्तों अपनी भारत सरकार। भारत सरकार के भी दो अगर मैं पार्ट कर दूं, एक तो केंद्र और दूसरा प्रांत। ये इसलिए किया मैंने ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। देखिए गृह सरकार जो लंदन थी उसके अंदर ये कौन था, ये भारत सचिव वाला था ना काम। भाई ये किससे रिलेटेड है, भारत सचिव या भारत मंत्री। ये केंद्र वाली वायसराय और प्रांत जो वायसराय के अंडर में आया करते। अब देखिए दोस्तों, गृह सरकार लंदन भारत सचिवालय में क्या परिवर्तन किए गए। पहली बार कहा गया कि कानूनन रूप से गृह सरकार में एक भारतीय की क्या की जाएगी, नियुक्ति। याद करो अपन ने पढ़ा था कि ये ब्रिटिश जो संसद थी उसका आदमी होता था, उसके प्रति क्या होता उत्तरदायी, लेकिन इसकी सहायता के लिए क्या थी, 15 सदस्यीय समिति थी। 15 सदस्य क्या थी, समिति। कहा गया उस 15 सदस्य समिति में एक कौन होगा, भारत का भी आदमी होगा, पहले नहीं होता था। तो एक तो इंपोर्टेंट सुधार ये कहा गया। अच्छा अब कहा गया कि जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, भाई काम तो ये तो केवल ऑर्डर देने का काम करता था। भारत सचिव जो लंदन में बैठता था वो केवल क्या करता था, ऑर्डर देने का काम करता था। फॉलो कौन करवाएगा उसको, तो फॉलो करवाने का काम करता था वायसराय। तो कहा गया कि जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें एक सदस्य भारत का होगा। एक सदस्य कौन होगा, भारत का होगा। अच्छा अब इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कैसे, जो कोई कानून बना रहा है, मान लो कोई शिक्षा का डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई अदर जो वित्त का डिपार्टमेंट है। तो दोस्तों इसके अंदर था विधि सदस्य, जो भारत का पहला विधि सदस्य इसके अंदर शामिल किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद के अंदर शामिल किया गया। दोस्तों वो विधि सदस्य था, वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। बोल देता हूं अगर आपको क्लियर नहीं है तो। नाम था पहला विधि सदस्य जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था, उसको कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का कुछ चेंज किया। प्रांतों में क्या चेंज किया गया था वो भी देखेंगे अभी।
अभी आप एक बार इसको यहां तक नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों, तो यहां तक आपको क्लियर है। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे। देखिए, तो यहां तक क्लियर हो गई थी क्या क्या अपने चेंज किए गए थे किसके अंदर, 1909 का अपना था, जिसको क्या नाम दिया गया, मार्ले मिंटो। ठीक है, अब देखिए क्या और चेंज किए गए इसके अंदर, क्या क्या देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या थी दोस्तों। इसके अंदर जो एक मुख्य चेंज किया गया था वो ये किया गया था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया। देखिए दोस्तों, यहां से ही अंग्रेजों ने बीज बोने शुरू कर दिए थे कि हिंदू और मुस्लिम में क्या बढ़ाई जाए, सांप्रदायिक। इस कारण इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहा। क्या कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अच्छा, ये काम किसका था, ये खोपड़ा किसने चलाया, दिमाग किसने चलाया था, अपने जो वायरस था, वायसराय था, कौन, मिंटो। इस कारण इसका जो जनक है वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो। बोलो, एक क्वेश्चन बन गया फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को एग्जाम में, कई बार पहले पूछा हुआ है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक निम्न में से किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, याद रहेगी चीज, ठीक है साहब। अच्छा, अब इसमें क्या किया गया कि इसमें मताधिकार दिया गया, निर्वाचन के लिए मताधिकार दिया गया। और मताधिकार क्या था, भेदभावपूर्ण। भेदभावपूर्ण, भेदभावपूर्ण कैसे, कि या तो कोई पैसे वाला दे सकता था, संपत्ति वाला या नौकरी वाला, ठीक है, ऐसे ही जो लोग थे वो ही केवल मत कर सकते थे। ठीक है, और दिया भी कितना गया, मात्र 3%। पहली बार किसको अपनाया गया था, प्रत्यक्ष मताधिकार को अपनाया गया था, लेकिन यह भी कैसा था, भेदभावपूर्ण, तो इसका कोई मतलब था नहीं, हुआ नहीं हुआ था, भाई कर दिया तो भी कोई मतलब नहीं आता इसका यार। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है अपने को कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको माना था, लॉर्ड मिंटो। अब देखिए दोस्तों, यहां दो बड़े नाम आते हैं, एक तो थे एसी मजूमदार, पूरा नाम है इनका अंबिका चरण मजूमदार। वो आपने सुना होगा ना कि अल्फाबेट के बी लेटर को ठंड क्यों नहीं लगती, क्योंकि ए और सी के बीच में आ जाता है। अरे तो एसी के बीच में उसको ठंड थोड़ी लगेगी, नहीं लगती ना। हाँ, अब ये टॉपिक के अंदर नहीं है तो मैं से बोर नहीं, इसलिए बता रहा हूं। एसी मजूमदार, देखो एसी मजूमदार ने इस जो सुधार है, इन सुधारों की तुलना की थी, इन सुधारों की तुलना चंद्रमा की चांदनी से की। इन सुधारों की तुलना किससे की थी, चंद्रमा की चांदनी से की थी। एसी मजूमदार ने इन सुधारों की तुलना किससे की थी, चंद्रमा की चांदनी से। फिर एक बड़ा नाम हुआ दोस्तों, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, जो स्पेशली राजस्थान से रिलेटेड थे। क्या था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा था कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र को मार डाला। भारत में उस टाइम प्रजातांत्रिक आंदोलन चल रहे थे, यानी कि प्रजा की क्या शासन, प्रजा का क्या शासन। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, स्पेशली जो अपने रीट वगैरह इस टाइप के एग्जाम होते हैं इनमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हायर लेवल के एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछते, पर स्टेट जो अपने लेवल के एग्जाम या फिर तो थोड़े एग्जाम है वो एससी मजूमदार और के.एम. मुंशी पूछा जाता है कि 1909 के भारत सरकार अधिनियम की तुलना चंद्रमा की चांदनी से निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन देगा, एससी मजूमदार, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, तो किसने की दोस्तों, एससी मजूमदार, पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट बातें हो गई अपने किसके बारे में, 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम, या इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जिसको आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, नहीं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्तों, यहां तक का तो 1919 का भारत सरकार का अधिनियम जो है वो क्लियर हो गया। अब बढ़ जाते हैं अपन अगले अधिनियम की ओर। देखिए अगला अधिनियम क्या है, अगला अधिनियम देखिए 1919 का
भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा ठीक है, वही चीज कि मॉन्टेग्यू क्या थे उस टाइम, भारत सचिव या भारत मंत्री। कहां रहता था, लंदन में। अब तक तो पता चल ही गया होगा। और कौन से में लाए थे, 1858 वाले में। जब कब, जब ईआईसी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है, किसको स्थानांतरित किया गया था, ब्रिटिश सम्राट को। ये कौन था, भारत का वायसराय। ये कौन था, भारत का वायसराय। 1919 का भारत सरकार ने, देखिए दोस्तों मजे की बात बताऊं मैं आपको, 1919 का भारत सरकार ने, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ पहले कि लागू कब हुआ था। दोस्तों ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1921 को। लाया कब गया, 1919 में। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1921 को। अच्छा लाया क्यों गया, देखिए दोस्तों कारण समझिए इसको। पहला कारण, उस टाइम होम रूल आंदोलन चल रहा था। होम रूल लीग का आंदोलन चल रहा था। होम यानी घर और रूल यानी शासन, यानी कि हम खुद ही शासन करेंगे, यानी स्वशासन वाला आंदोलन चल रहा था 1916 में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में बहुत सारे लोग थे, वो अपन हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। होम रूल आंदोलन चल रहा था 1916 में। एनी बेसेंट नाम क्यों लिया, वो मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, वही क्यों लिया नाम। दूसरा दोस्तों मेसोपोटामिया आयोग था, मेसोपोटामिया आयोग 1916, जिसने क्या कहा था कि जो अंग्रेज सरकार है या जो अंग्रेजी शासन है वो भारत में पूर्ण रूप से क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, दो कारण। ठीक है, तीसरा गांधी जी वगैरह सारे के सारे आंदोलन कर ही रहे थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया दोस्तों, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, डेट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। ये आया था अपने तक 1917 के अंदर। कब आया था अपने, 1917 के अंदर। अच्छा इसमें 1917 के अंदर आया था। अब आपको 1917, ये देखो देखो कर्मिक रूप से चल रही है चीजें, कैसे, होम रूल 1916 में चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम आपको क्या, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कहा क्या, इसने कहा कि अब भारत को स्वशासन देने का समय आ गया है। मॉन्टेग्यू क्या था उस टाइम, भारत का वायसराय था। उसने कहा कि अब भारत को स्वशासन देने का समय आ गया। तो जैसे ये घोषणा पत्र है दोस्तों, होम रूल लीग जो आंदोलन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और ये जो है ये कब आया था, ये था 20/8/1917। ये डेट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 20 अगस्त से याद रखना, 20 अगस्त, जो अपने 15 अगस्त के मात्र 5 दिन बाद है। ठीक है, तो दोस्तों डेट आपको ऐसे याद रखनी है, कहीं से कहीं लिंक करके। ठीक है, कि भारत में पहली बार ऐसा कब कहा गया, भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त को, और पहली बार कहा कब दिया गया था, तो 20 अगस्त को कहा गया था कि अब भारत को क्या देने का, स्वशासन देने का समय आ गया है। ठीक है, और अंग्रेजों ने यह मान लिया कि हम भारत में कर्मिक रूप से क्या स्थापना करना चाहते, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार किसके प्रति, जनता के प्रति। बोले कि हम भारत में राज करने नहीं आए थे, हम तो भारत में क्या करने आए थे, उत्तरदायी शासन की, उत्तरदायी सरकारी क्या करने आए थे, स्थापना करने थे। बोले भारत वाले जंगली थे, उनको सुधारने आए थे। बाद में देखिए श्वेत जाति का भार सिद्धांत, ठीक है, जो आरएस के एग्जाम में भी कई बार एक बार पूछा हुआ है, इसके एग्जाम में भी पूछा हुआ है, श्वेत जाति का भार सिद्धांत। ठीक है, तो ये था कि कर्मिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना ही हमारा उद्देश्य था, हमारा शासन करना या लाभ कमाना बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं था। ठीक है, कब कहा गया, इसमें कहा गया। अंग्रेज ऐसा कहते थे कि हमारे को ऊपर से भेजा है भगवान ने कि ये जो जंगली है उनको सुधार किया, हमें भी तो श्वेत जाति, श्वेत खुद गोरे कहते थे, वो श्वेत जाति का भार सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, कि हमें श्वेत जाति का हमारे पर ये भार है कि हम उन जाहिल ग्वारों को सुधारे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ ही नहीं था, उनका लाभ था, उनका जो उद्देश्य था लाभ ही कमाना था, लाभ कमा के भी ले गए थे। तो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब आया, 20/8/1917 को, और पहली बार ये घोषणा की गई कि भारत को स्वशासन देने का समय आ गया था। हमारा उद्देश्य क्या था, कर्मिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा अब चेंज क्या किया है, चेंज वही मैं आपको बताऊंगा। देखो चेंज होता था कहां कहां होता था, समझना बात को।
चेंज जैसे होता था, गृह सरकार में लंदन में जहां कौन बैठा था, भारत सचिव, अच्छा, और फिर अपने भारत सरकार में दो जगह, केंद्र में यानी कि वाइसराय वाली जो परिषद होती उसमें चेंज, और प्रांतों में, ठीक है। तो अब देखो इसमें अपने यहीं पे देख लेते हैं साइड में कि गृह सरकार में क्या चेंज हुआ, यानी वहां क्या चेंज की गई लंदन वाली सरकार में, गृह सरकार में यानी कि भारत सचिव। दोस्तों एक तो ये चेंज किया गया, भारत सचिव का खर्चा कौन देगा, भारत, खर्चा कौन देगा, भारत। इंपॉर्टेंट जो था वो था यहां पर एक उच्चायुक्त, उच्चायुक्त की यानी चीफ कमिश्नर की क्या की गई, नियुक्ति की गई, उच्चायुक्त की चीफ कमिश्नर, हिंदी में इसको चीफ कमिश्नर नाम से पूछ लेता है कई बार, कि चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई। बोला कि इसका क्या काम है, बोला कि इंग्लैंड से भारत आने वाले सामान या फिर भारत से इंग्लैंड जाने वाले सामान सारा का सारा किसको पूछ कराएगा, इस उच्चायुक्त को। टैक्स लगाना है, नहीं लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, सारा सारा कौन डिसाइड करेगा, उच्चायुक्त। अच्छा बोला रहेगा कहां, लंदन में, खर्चा भारत वाले, बोला मजा आएगा, मजाक बना लिया क्या, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या था, भारतीयों में इस जो ये सुधार थे इसके प्रति क्या थे, नफरत या इसके प्रति असंतोष था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कौन से एक्ट के अंदर की गई थी, दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम, या फिर मैं कहूं मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड है उसके अधिनियम, सुधार अधिनियम, ठीक है। तो एक बार यहां तक आप इसके कारण क्या थे मैंने आपको समझा दी, कारण और भी बहुत सारे थे, अपनी ज्यादा नहीं जाना, डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो ये कारण थे इसके, और मॉन्टेग्यू घोषणा वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहां तक नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना चाहो तो नहीं पढ़ते थे अपन आगे। चलो दोस्तों यहां तक क्लियर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1900, को ये ध्यान रखना है अपने, 1921 को अधिनियम आ कब गया था, 1919 में, लेकिन लागू होते होते क्या आ गया, 1921 आ गई थी इसको। अब देखिए दोस्तों अगला और क्या क्या प्रावधान किए गए इसमें। अगला दोस्तों प्रावधान किया गया, अच्छा देखा था अपन ने 1909 वाले एक्ट में जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य था, उसको बढ़ा कितने कर दिए गए, 3। तो मैं लिख सकता हूं वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य कितने कर दिए दोस्तों, बढ़ाकर 3। अच्छा 3, एक तो कौन सा था, विधि, दूसरा किया गया शिक्षा, और तीसरा किया गया दोस्तों उद्योग। एक तो विधि वाला विभाग देखा, एक शिक्षा वाला और एक उद्योग वाला, ठीक है, ये काम किया गया। अच्छा दूसरा दोस्तों जो भारत सरकार थी, भारत सरकार में एक तो थी अपने केंद्र, और इधर क्या थी, प्रांत। एक डायग्राम से समझा रहा हूं मैं, पूरा ध्यान से समझना, एक डायग्राम आपको खूब सारी चीज क्वेश्चन मिलने वाले, काफी सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले। देखिए केंद्र है, अच्छा मैं तो ये आपने अगर नोट डाउन करें ऊपर से बताता हूं ताकि आप भारतीय केंद्र जो वायसराय कार्यकारी में सदस्य बढ़ा कितने कर दिए, 3 एक की जगह। अब देखिए क्या किया गया उसने, इन्होंने ऐसा कुछ किया कि जो भारत सरकार 2 प्रकार से थी, एक तो केंद्र वायसराय वाली, और दूसरी इसके अंदर कौन आती है, प्रांत। दोस्तों केंद्र में क्या बना दिए गए, 2 सदस्यीय 2 सदन, केंद्र में क्या बना दिए गए दोस्तों, 2 सदन बना दिए, और यहां पर प्रांत में एक ही सदन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो एक्ट था उसके तहत केंद्र 2 सदन का कर दिया गया था, कौन कौन से, विधान सभा और विधान परिषद, या जिसको कह सकते हैं विधान मंडल। सदस्य कैसे कैसे किए दोस्तों, 145 और 60 इसमें बांटा गया था। कैसे बांटा गया तो बताता हूं मैं आपको, पहले ये समझिए कि क्या किया गया, केंद्र में 2 सदन बना दिए गए, एक विधानसभा नाम दिया गया, एक क्या नाम दिया गया, विधान परिषद। देखो कुछ ढांचा वैसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा, जैसा किसमें था अपने अभी है, लोकसभा और राज्यसभा, केंद्र में 2 है, लोकसभा राज्यसभा, प्रांत में एक ही सदन रखा गया। लेकिन यहां पर क्या लागू कर दिया गया दोस्तों, द्वैध शासन, द्वैध शासन। अच्छा द्वैध शासन कैसे किया गया, ये मैं पहले तो कर देता हूं इसको इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं पहले बता चुका हूं, अभी कल परसों वाली क्लास में डिस्कस हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था, 1919 वाले एक्ट में,
और केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1935 वाले एक्ट में, वो आगे देखेंगे। द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ कि जो विषय थे दोस्तों उनको दो भागों में बांट दिया। एक को नाम दिया गया आरक्षित और दूसरे को नाम दिया गया हस्तांतरित। अच्छा, आरक्षित विषय जो थे उनके मंत्री बनते थे वो कौन होते थे? मनोनीत। वो कैसे होते? मनोनीत। मनोनीत कौन करता? वायसराय या गवर्नर। वायसराय कहने लगे थे बाद में गवर्नर को, इसको। हस्तांतरित ये क्या होते हैं? निर्वाचित। लेकिन यहां भी अंग्रेज चाल खेले, बोला निर्वाचित कर लेना भारत वाले पूरे भारतीयों को, लेकिन चाल खेले कैसे कैसे। यहां जो डिपार्टमेंट देंगे वो दे दिया वित्त, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य, इस प्रकार के डिपार्टमेंट दे दिए गए। लेकिन यहां कौन से डिपार्टमेंट दिए गए? शिक्षा, उद्योग, कृषि आदि, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट। देखो गेम क्या खेले वो समझ, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता किसी ज्यादा लोगों का कि यहां भी दो बताया, यहां दो द्वैत शासन। देखो द्वैत शासन यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां जो विषय थे दो भागों में बांटे गए, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित वाले थे उनके मंत्री मनोनीत होंगे, कौन करेगा? वायसराय, गवर्नर। वित्त, सिंचाई, व्यापार, वाणिज्य इनको दिए गए जैसे, और निर्वाचित को दिए गए शिक्षा, उद्योग। अब देखो शिक्षा, उद्योग, कृषि तीनों के लिए पैसा चाहिए, और पैसा मांगने के लिए कहां जाना पड़ेगा? इनके पास। और ये किसके? गवर्नर के आदमी या वायसराय के आदमी पैसा देंगे, तो भारत वाले तो निर्वाचित तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की चाल थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रांतों में जो द्वैत शासन है, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू कर दिया गया दोस्तों? तो प्रांतों में द्वैत शासन अपने लागू कर दिया गया था कब? है अपने 1919 का भारत सरकार का अधिनियम था उसमें लागू कर दिया गया। यहां तक है गाने समझ में? अच्छा ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आगे जो अपन देखते हैं, ये जो विधानसभा वाले सदस्य थे इनमें से 104 तो क्या होते थे? निर्वाचित, और 44 क्या होंगे? मनोनीत। अच्छा, और मनोनीत कौन करेगा? मनोनीत करेगा गवर्नर। निर्वाचित, मनोनीत। मनोनीत कौन करेगा? गवर्नर। अच्छा, इसमें जो रेशियो था वो था 24, 24 इधर हो गए तो अपने कितने बचे इसमें? 30 से 36, 30 सॉरी 24 नहीं, यहां हो गए अपने 34 और यहां हो गए अपने 26। ये इस प्रकार से बांटा गया। ठीक है, इसका आपको इतना नहीं जाना है, आपको केवल ध्यान ये रखना है कि विधानसभा के सदस्य कितने? 145, सदस्य कितने? 160। ठीक है, ये बता दूंगा, लेकिन इतना लेवल तक आपको जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो याद रखना आपको कि केंद्र में दो सदन कौन से एक्ट में बनाए गए थे? 1919 के भारत सरकार में। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? 1919 के भारत सरकार में। द्वैत शासन का मतलब कि विषयों को दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित वाले मंत्री मनोनीत किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। निर्वाचित जनता के द्वारा। याद रहेगी आप? यहां तक कहानी आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे ही बना के करोगे तभी आपको क्लियर होगी ये चीज। तो दोस्तों यहां तक क्लियर है आपको चीज? अब देखिए अपन बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके अंदर ऐसा पूछता है कि जो विधानसभा थी उसमें 3 वर्ष का जो कार्यकाल किया गया था, और इसके लिए इसको स्थायी सदन रखा गया था। जिस प्रकार अभी क्या अपने यहां पर कौन है? लोकसभा, और यहां पर कौन है? अपनी राज्यसभा। ठीक है, अब देखिए क्या था, आगे बढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया, तो प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया था दोस्तों? 1919 की भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और इसमें कब लागू किया गया? केंद्र में तो कब लागू किया था? 1935 वाले। वो आगे पढ़ेंगे। अब देखिए और क्या क्या चेंज किए, इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन, वो सॉरी सृजन किए गए, या गठन कह दूं या मैं कह दूं सृजन। पहला काम, एक तो एक वर्त समिति थी। ध्यान से सुनते जाना। एक बर्थ, बर्थ किसके अंदर होती है? ट्रेन के अंदर होती है। अरे बर्थ किसके अंदर? ट्रेन के अंदर होती है। तो दोस्तों एक बर्थ जो समिति आई थी, इसने रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया? अलग। रेल बजट को आम बजट से दोस्तों क्या कर दिया गया? अलग। तो ये चीज हो गई। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर एक रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? क्यों पूछा जाता है दोस्तों? क्योंकि हाल ही में भी थोड़े दिनों पहले रेल बजट और आम बजट को फिर से क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया। फिर से क्या कर दिया? विवेक देव
सॉरी विवेक देबोरॉय समिति की सिफारिश पर। वो कैसे मिला देगा तो वो अपन पढ़ेंगे इसमें आगे। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो, यहां नहीं लेता हूं, डिटेल में चले जाएंगे अपन। एक बार जो समिति थी, इस एक बार समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को क्या करने का, अलग अलग करने का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना, अलग अलग करने का। पहले क्या था, एक था, दोनों साथ में पेश होते थे। दूसरा, प्रत्यक्ष जो दोस्तों मताधिकार है, प्रत्यक्ष मताधिकार पिछले वाले में दे दिया गया था। प्रत्यक्ष मताधिकार का क्या किया गया, विस्तार। क्या किया गया, विस्तार। परंतु ये किस आधार पर था, संपत्ति के आधार पर। किस आधार पर था, संपत्ति के आधार पर। अच्छा, मैंने प्रत्यक्ष मताधिकार वाला बीच में नहीं लिया। चलो गठन का देखते हैं पहले गठन तीन चीजें, दो तीन चीजें गठन घटित हुई थी, उन गठन वालों को पहले देख लेते। देखिए, दूसरी चीज दोस्तों जो गठित की गई थी वो के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद सर्जित किया गया। ये गठन में आ गई। एक बार समिति की सिफारिश पर रेल बजट, दो चीजें हो गई, रेल बजट अलग पेश होगा, आम बजट अलग पेश होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कंट्रोलर नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद सर्जित किया गया। तीसरा, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। लेकिन यूपीएससी, यानी कि अब यूपीएससी नाम तो अभी देते हैं इसको, संघ लोक सेवा आयोग के जो गठन का प्रावधान। दोस्तों ये देखो कंसेप्ट, संघ लोक सेवा आयोग कौन है, भारत की जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, कौन सा, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, जो कलेक्टर, आईपीएस वगैरह जो निकलते हैं, सारे आईआरएस वगैरह जो निकलते हैं, इसी सर्विस के थ्रू निकलते हैं। तो दोस्तों ये जो एग्जाम होता है, ये कौन होता है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। इसके गठन का प्रावधान इसी एक्ट के अंदर था। लेकिन इसकी स्थापना 1924 में गठित ली समिति, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ली समिति की सिफारिश पर। कौन समिति की सिफारिश पर, ली समिति की सिफारिश पर। कब की गई थी, 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी के गठन का प्रावधान कौन से एक्ट में किया गया, 1919 में। क्या करवाएगी ये, बोला कि जो सिविल सेवाएं वो करवाएगी। ठीक है, फिर इसमें कहा गया स्थापना का 1924 में गठित किया गई थी ली समिति। कौन समिति गठित की गई थी, ली समिति। इस ली समिति की सिफारिश पर कब स्थापना हुई, तो 1 अक्टूबर 1926 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो तीन नई चीजें सर्जित की गई। एक बार समिति रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए के का पद सर्जित किया गया, का प्रावधान किया गया, और यूपीएससी का गठन का प्रावधान किया गया। परंतु यूपीएससी की स्थापना 1924 में गठित ली समिति की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। बोलो कहानी आएगी समझ में यहां तक की। तो ये तीन चीजें क्या की गई थी, गठित की गई थी। अब देखिए एक दो चीजें और की गई थी इसके अंदर, यहां तक आप नोट डाउन कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्या किया गया था इसके, बड़ा जो है, थोड़ा बड़ा है ये टॉपिक। ठीक है, तो बोर नहीं होना है। देखिए एक क्या किया गया दोस्तों, जो प्रत्यक्ष मताधिकार था, प्रत्यक्ष मताधिकार, इसमें क्या की गई, विस्तार किया गया। इसमें विस्तार किया गया तो कहते हैं पहले 4% था, फिर 10% कर दिया गया। ये अपने को याद नहीं रखना है। परंतु ये किसके आधार पर किया गया, संपत्ति के आधार पर। किसके आधार पर किया गया, संपत्ति के आधार पर। और इसमें भी महिलाओं को नहीं दिया गया, महिलाओं को मताधिकार नहीं, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया। महिलाओं को मताधिकार बाद में दिया गया था 1926 में, ये भी याद रखना चाहो तो। महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था, बाद में 1926 में। पहला। दूसरी चीज, अच्छा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन कब मिल गया था, 1909 के पार्लियामेंटों में। यहां दोस्तों सिख व एंग्लो इंडियंस, यानी कि आंग्ल समुदाय, सिख व एंग्लो इंडियंस जो बाहर से आकर यहां बस गए थे, सिख व एंग्लो इंडियन को पृथक
अब देखिए दोस्तों, इस अपन ने पढ़ा था कि ये एक्ट जो लाया गया तो क्या कहा गया कि हमारा उद्देश्य क्या है कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, यानी कि एकमात्र ऐसा एक्ट था जिसकी खुद की प्रस्तावना थी। प्रस्तावना का मतलब ऐसे कह दूं मैं कि पूरा का पूरा सार आ गया, जिसके पूरा का पूरा क्या गया, सार आ गया। जैसे अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं यहाँ से कि भारत की जो अपने प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो वो सारी की सारी चीजें अपन बात आगे देखेंगे, जैसे संविधान सभा हो जाएगी तब देखेंगे। पहले ये समझो कि इस जो एक्ट का उद्देश्य क्या था, कि पृथक निर्वाचन जो है पृथक अपने वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सारे के सारे जो प्रावधान थे दोस्तों, उनको इस प्रकार से ट्विस्ट डाला गया कि वो आफ्टर ऑल किसके पक्ष में रहते थे, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे, यानी अंग्रेजों के पक्ष में ही रहे। इस कारण इसमें हुआ कुछ नहीं, बस 10 वर्षों के लिए जो कांग्रेस जो गठन उभर रहा था, यानी कांग्रेस ही थी। अरे स्वतंत्रता से पहले जो संघर्ष करने वाला जो बड़ा दल था वो कौन थी, कांग्रेस। इसकी स्थापना 1925 में एवं 1985 के अंदर एवं हुम ने की थी, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ने की थी। और कहते हैं कि इसको सेफ्टी वाल्व के लिए की थी, ताकि जो भारत में जो असंतोष भड़क रहा है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल उदय कंट्रोल, उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि जो असंतोष पनप कर या असंतोष भड़क कर इतना अधिक नहीं हो जाए कि हमें क्या छोड़ना पड़ जाए, भारत छोड़ना पड़ जाए। कोई राजनीति थी अंग्रेजों की। दोस्तों अंग्रेज जो थे वो माइंड से पूरा गेम खेलते थे, ठीक है, और भारत वाले जब माइंड से पर आ गए ना तो अंग्रेजों को फिर भारत छोड़ना ही पड़ा था, कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था उनके पास, ठीक है। तो ये कहा गया कि 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, केवल कांग्रेस को शांत कर दिया गया कि आप ज्यादा कुछ उछल कूद मत बताओ, हम आपके लिए सुधार कर रहे हैं। और अगले 10 वर्षों बाद में क्या किया गया कि अगले 10 वर्षों बाद में क्या किया जाएगा, नया एक्ट लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा, नया एक्ट लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों 1919 के बाद 1929 में आना था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसकी वजह से बीच में क्या लाना पड़ा था, एक्ट लाना पड़ा। पहले आप ये दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, महिलाओं को मताधिकार इसके अंदर नहीं दिया गया था, बाद में कब दिया गया था, 1926 के अंदर। तो वो चीज आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो दोस्तों ये चीज आपकी नोट डाउन हो गई, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं आगे। अच्छा एक चीज और जो है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने दोस्तों इस एक्ट को क्या कहा था, बिना सूरज का सवेरा, बिना सवेरे का सूरज, बिना सूरज का सवेरा, हाँ, कि एक ऐसा सूरज का कभी भी सवेरा नहीं होगा, यानी कि इस एक्ट के अंदर कोई भी ज्यादा भारतीयों को फायदा नहीं होने वाला। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये जो चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो आप इसको दिमाग में रखना। अच्छा फिर क्या हुआ कि दोस्तों बात ऐसी कुछ चल रही थी कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम आ गया था, चल रहा था, ये ठीक ठीक चल रहा था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि 19 इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद क्या लाया जाएगा, नया जो है एक्ट लाया जाएगा, या जो इसमें कमियां रहेगी तो क्या किया जाएगा, सुधार। इसमें कमियां क्या क्या रहेगी वो देखो। पहली कमी तो इसके अंदर कि भारतीयों को पूर्ण मताधिकार नहीं दिया गया था। भाई मैंने कहा संपत्ति का दर दिया गया, वो भी केवल कितना, मात्र 10%। दूसरा, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। तीसरा, गवर्नर जनरल या तो वाइस राय के पास क्या था दोस्तों, विटो पावर। विटो पावर क्या थी, विटो पावर एक ऐसी थी कि भारत वाले कोई भी प्रावधान या कोई कुछ भी कार्य करे, गवर्नर जनरल या वाइस राय के पास क्या था, रद्द करने का पावर था, ठेका था रद्द करने का। जज गई उसके रद्द तो रद्द, बस उसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। तो ये इस प्रकार की कुछ। अच्छा दूसरा, भारतीयों को तोड़ने की साजिश थी। कैसे, पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया 1909 वाले में, और 1919 में सिख और एंग्लो इंडियन को भी दे दिया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन दोस्तों ऐसा था जैसे मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे, तो क्या प्रावधान किया गया, मुस्लिम ही तो वोट डालेंगे, मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं। तो अपने आप ऑब्वियस सी बात है कि वो एक तरह से क्या था, फूट डालो, और आजकल वाली नीति का एक हिस्सा थी, ठीक है। तो ये चीज हो गई थी। तो दोस्तों हुआ क्या कि इसके बाद में आगे सुधार करने के लिए 2 साल पहले 1919 में आया था, तो 1929 में आना था, लेकिन 1927 में भारत सचिव थे बर्किन हेड, उन्होंने क्या कर दी, एक कमीशन की स्थापना कर दी, साइमन कमीशन, ठीक है। तो दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में और एक्ट 1935 के बारे में वो सारा का सारा अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो
आज की क्लास के अंदर अपने दो एक्ट पढ़े, 1909 वाला और 1919 वाला। 1909 वाला मार्ले विंटोप, 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से रहता है। क्यों जाना जाता है उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अपने ये संवैधानिक जो चरण चल रहे हैं उसके अंदर अपने यहां तक पहुंच गए 1919 तक। अब केवल 1935 बचा है और फिर अपना भारत का संविधान कैसे कैसे बना था स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद भारत के प्रस्तावना, फिर भारत की अनुसूचियां, फिर भारत के संविधान के आर्टिकल 1 बाय 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस YouTube चैनल पे आपको कमेंट करने से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर कोई दिक्कत हो, आपको कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो के पीछे नंबर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपकी समस्या का जरूर समाधान किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को अपन यहीं ओवर करते हैं, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। थैंक यू।